गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फसल उत्पादन या क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले अपन पढ़ना चाहेंगे इसमें इंट्रोडक्शन या परिचय कि फसल क्या होती है, फसल उत्पादन क्या होता है। देखिए दोस्तों, फसल किसे कहते हैं? पौधों को किसी निश्चित क्षेत्र में सघन रूप से उगाना फसल कहलाता है। और फसल उत्पादन क्या होता है? मतलब इनका एक उत्पादन की दृष्टि से कृषि कार्य या कृषि क्रियाएं करना क्या कहलाता है? फसलों उत्पादन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अपने भारत देश में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं। सीजन के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो मनुष्य की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जीवन निर्वाह एवं रोजगार का कार्य भी करती हैं। दोस्तों, तो इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि फसल उत्पादन होता क्या है, इनका वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, एक फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और अपन 12th क्लास की दृष्टि से इसको कैसे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, जैसा कि आपके कोर्स में दी गई हैं जो फसलें हैं। पहले जैसे कि खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न का मतलब होता है दोस्तों सीरियल्स, जो खाई जाने वाली फसलें हैं। मनुष्य अपने खाने में काम में लेता है, अपने आहार में काम में लेता है, उसको खाद्यान्न फसल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें खाद्यान्न फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला जैसे कि चावल या धान, इसको खाद्यान्न फसल के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका हो गया गेहूँ। तीसरा जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का और जौ। दोस्तों, ये फसलें खाद्यान्न फसलों के नाम से जानी जाती हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से खाद्यान्न फसल का उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से खाद्यान्न फसल के ये उदाहरण हैं। धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का और जौ को खाद्यान्न फसल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आगे अपनी है दूसरी दलहनी फसलें या दाल वाली फसलें। दलहन, जिनसे अपन दाल प्राप्त करते हैं, उनको दलहनी फसलों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि चना, मूंग, मोठ, मटर, मसूर, लोबिया, ये दलहनी फसलें हैं। इन फसलों का कुल भी क्या है? लेगुमिनेसी कुल की फसलें हैं ये, जिनको दानों को दो भागों में आसानी से विभक्त किया जाता है, दलहनी फसल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दलहनी फसल मुख्य रूप से प्रोटीन के सोर्सेस हैं, इनसे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं अपन जैसे कि तिलहनी फसलें। जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहन फसल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो तिलहनी फसल जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसा कि आपका मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, ये आपकी क्या हैं? तिलहनी फसलें हैं। एक तारामीरा हो गया, इनको तिलहन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनसे तेल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन तिलहन के बाद में कुछ नकदी फसलें हैं, जिनको ज़्यादा दिनों तक अपन भंडारित नहीं रख सकते हैं, तुरंत बाजार में बेचकर उन्हें मूल्य प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आपका गन्ना, आलू, ये कैसी फसलें हैं? नकदी फसलों की श्रेणी में इनको गिना जाता है। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं रेशे वाली फसलें, जिनसे क्या रेशा प्राप्त किया जाता है, उन्हें रेशे वाली फसलों के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से जैसे कि कपास, जूट, अलसी, ये रेशे वाली फसल के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ में आगे आपके और दूसरी फसलें हैं
जैसे कि चारे वाली फसलें, जिनसे चारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि रिजका, बरसिम और जई, इनको चारे वाली फसलों के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि कुछ मसाले वाली फसलें हैं आपकी, जिनसे मसाला प्राप्त किया जाता है, जैसा कि धनिया हो गया, सौंफ, जीरा और मेथी। इन फसलों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मसालों के नाम से जाना जाता है। सब्जी में उपयुक्त फसलें हैं, मसालों के काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे हॉर्टिकल्चर वाला अपन पोर्शन पढ़ेंगे, उद्यान विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें ये पढ़ेंगे अपन सब्जी वाली फसलें, और सब्जी में भी जड़ वाली, तने वाली और पत्ती वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं, साथ में फल वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। इन सब्जियों के मतलब जिनके फल से अपन सब्जियां प्राप्त करते हैं, और इसके साथ में फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, फल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी का पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अपन खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, नकदी फसलें, रेशे वाले फसलें, चारे वाली फसलें, ये फसलें पढ़ने का काम करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए खाद्यान्न फसलों के उदाहरण आपके सामने धान, गेहूँ, बाजरा और इसी के साथ ज्वार, मक्का जो दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निम्नलिखित में से तिलहनी फसल का उदाहरण है। तो तिलहनी फसल का उदाहरण है तो उसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल या तारामीरा में से आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा। और साथ साथ में नकदी फसल का उदाहरण है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गन्ना, आलू, इनमें से किसी, और जैसे कि आपका गंवार, इनमें से पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फसल को खाद्यान्न में रखा गया है, कौन सी फसल को दलहन में रखा गया है, कौन सी को तिलहन में रखा गया। जैसा कि एक सोयाबीन है, सोयाबीन क्या है तो दलहन फसल, लेकिन ये दलहन की और तिलहन दोनों में इनको रखा गया है, क्योंकि सोयाबीन को दाल के रूप में इसलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि सोयाबीन के दानों में बिप्लॉक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो एक मतलब बेकार प्रकृति का एंजाइम है, मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों। तो इसी प्रकार से इन फसलों के बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और इन फसलों के बारे में पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले इनकी बॉटनी का अध्ययन करेंगे कि इनकी वनस्पति की किस प्रकार से है। उसके बाद में अपन के महत्व, जलवायु आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर अपन बॉटनी के बारे में किसी भी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम पढ़ते हैं। बॉटनिकल नेम जैसे कि कहाँ से विकसित हुआ था, मतलब पूरे विश्व में सभी क्रॉप्स को एक ही नाम से जाना जाए। जैसा कि कोरोलस नामक लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था, और द्विनाम पद्धति के तहत सभी क्रॉप्स का, मनुष्य का, सभी जानवरों का एक अलग से साइंटिफिक नाम दिया गया, जिसे वैज्ञानिक नाम या ये बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में फैमिली या कुल के बारे में उसके अध्ययन करेंगे। फल का प्रकार कौन सा है उसके बारे में अपन देखेंगे। उसका ओरिजिन, पैलेस या उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बॉटनी में पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन या खेती करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। किसी भी क्रॉप्स का महत्व इसलिए जाना जाता है कि या तो वो क्रॉप खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या तिलहन दलहन के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जिनसे जो प्रोडक्ट अपन प्राप्त कर रहे हैं उन प्रोडक्ट से मनुष्य को क्या फ़ायदा मिल रहा है, प्रकृति को क्या फ़ायदा मिल रहा है, अपने पशुओं को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये सारा अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है उसके अंदर। किसी भी फसल से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है और उस फसल का किस किस रूप में उपयोग किया जा रहा है, ये सारा उसके इम्पोर्टेंस के अंदर अपन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसकी जलवायु के बारे में। एक वैज्ञानिक खेती जब करना अपन शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्रॉप की अपन देखते हैं क्या, जलवायु देखते हैं कि इस क्रॉप को किस प्रकार की जलवायु पसंद है। तो दोस्तों अपने भारत देश के अंदर देखो इस प्रकार की है कुछ जलवायुयाँ, जैसे कि शीतोष्ण जलवायु। 3 प्रकार की जलवायु हैं मुख्य रूप से, शीतोष्ण, समशीतोष्ण और उष्ण। ये 3 प्रकार की भारत के अंदर दोस्तों जलवायु पाई जाती है, और इन जलवायु के अनुसार ही क्या
फसल उगाई जाती है। अब जलवायु, पहली बात तो होती क्या है, जलवायु वे मौसमी दशाएं होती हैं जो एक निश्चित समय तक निश्चित स्थान पर रहकर मतलब और फसल उत्पादन में सहायक हैं। कैसे, जैसे कि शीतोष्ण जलवायु, इसको टेम्परेट के नाम से जाना जाता है, टेम्परेट के नाम से जाना जाता है। समशीतोष्ण, इसको सब ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है। और उष्ण जलवायु, इसको ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भारत देश के जो उत्तर वाला इलाका है उसकी जलवायु लगभग शीतोष्ण है। कौन सी है? शीतोष्ण। जहाँ पर ठंड ज़्यादा दिनों तक रहती है या टेम्परेचर तापमान कम रहता है वो क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी भारत का इलाका है भारत का, वो ज़्यादातर किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। और अपना राजस्थान जो बीच में रह गया सबसे, ये राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भारत में आता है और इसमें समशीतोष्ण या सब ट्रॉपिकल प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अपन किसी भी फसल को उगाने से पहले अपन देखेंगे उस स्थान का क्या तापमान, तापमान अपने को जलवायु के अनुसार पता चलेगा, जो टेम्परेचर है वो देखेंगे। तो फसल को उगने के लिए, अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, फसल को पर्टिकुलर वृद्धि और विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता रहेगी, और इसके साथ साथ कटाई के समय फसल को कितने तापमान की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से अपन इनका तापमान डिसाइड कर लेंगे कि क्या इस जलवायु, जिस जलवायु में अपन इस फसल को उगाने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप धान उगाने जा रहे हैं कि क्या पता ये धान के लिए जलवायु सूटेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से अपन तापमान के अकॉर्डिंग इस जलवायु को देखेंगे कि इस तापमान में धान अपना अंकुरण कर सकता है कि नहीं कर सकता, धान अपना वृद्धि और विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अपन तापमान के बारे में देख लेंगे। दूसरी चीज़ देखेंगे अपन जलवायु में ही, क्या? आर्द्रता। आपको पता है कि वातावरण में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता एक बहुत जरूरी है। जब अगर वातावरण में आर्द्रता नहीं होगी तो सब कुछ सूख जाएगा। अगर और वातावरण में अधिक आर्द्रता होगी तो कीट पतंगों तथा बीमारियों का आक्रमण क्या होगा दोस्तों? अधिक होगा। तो वातावरण में ज़्यादातर सभी फसलों के लिए 60 से 65% आर्द्रता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार अपन आर्द्रता का निर्धारण कर लेंगे कि अगर जिस क्लाइमेट के अंदर 60 से 65% आर्द्रता मौजूद है, इसका मतलब वो फसल उत्पादन की दृष्टि से क्या है? अच्छी है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन तापमान देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे, और तीसरी चीज़ देखेंगे अपन रेनफॉल या वर्षा, मतलब उस स्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है। औसतन वार्षिक वर्षा अपन उस स्थान की देख लेंगे कि इसकी 200 mm है, 500 mm कितनी है। जैसे राजस्थान की औसतन वर्षा 575 mm है। तो उसी प्रकार से अपन देख लेंगे कि धान की जलवायु के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीज़ें अपन जलवायु में देखेंगे, तापमान देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे तथा उस स्थान की औसतन वार्षिक वर्षा देखेंगे। इस प्रकार से अपन जलवायु का क्या कर लेंगे? अध्ययन। जब अपनी क्रॉप के अनुरूप वह फिट बैठ जाता है जलवायु कि इस क्रॉप के लिए ये जलवायु सूटेबल है, तो अपन दूसरी चीज़ देखते हैं दोस्तों, क्या? उस स्थान की मृदा या सोइल के बारे में। देखिए, सोइल में सबसे चीज़ पहली क्या देखेंगे अपन? उस धरातल की स्थिति के बारे में देखेंगे कि धरातल जिस जगह अपन लगाने जा रहे हैं उस जगह क्या उबड़ खाबड़ तो नहीं है, क्या टीले वाली भूमि तो नहीं है। इस प्रकार अपन धरातल की लोकेशन स्थिति देख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे उस मृदा का प्रकृति, मतलब उस मृदा की प्रकृति कैसी है। मृदा की प्रकृति मतलब बलुई है, दोमट है, रेतीली है, काली मृदा है, मृत्तिका जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की मृत्तिका है। उसका मृदा की संरचना कैसी है, कणाकार कैसा है, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक मतलब शक्ति कैसी है, उसकी उर्वरा शक्ति कंप्लीट कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो ये सारी प्रकार की अपन उस मृदा के अंदर देखेंगे दोस्तों। साथ साथ में मृदा का देखेंगे अपन पीएच मान कि उस मृदा का पीएच क्या है। तो न तो मृदा अम्लीय होनी चाहिए और न क्षारीय होनी चाहिए। आपको पता है एक अच्छे फसल उत्पादन के लिए 6.5 से 7.5 पीएच मान की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों सभी फसलों के लिए। और ज़्यादातर सभी फसलों को उगाने के लिए बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता रहती है। दोमट मृदा क्या? जैसे धान और कपास की अगर जहाँ तक बात करें तो उनको काली मृदा या मृत्तिका जो क्ले मिट्टी है उनकी प्रधानता क्या ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तथा धान थोड़ा अम्लीय मृदा को क्या पसंद करता है? अम्लीय, इसमें ज़्यादा अम्लता भी नहीं होनी चाहिए। लगभग 5.5 से 6.5 मतलब ये बहुत कम मात्रा में अम्लीयता होनी चाहिए। ऐसी मृदाओं को धान क्या करता है?
पसंद करता है मृदा कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन मृदा का निर्धारण करेंगे। जब अपने पास मृदा का भी सूटेबिलिटी बैठ जाता है कि मृदा इसके लिए बहुत अच्छी है, उपयुक्त है सारी चीज़ों के लिए, तो इसके बाद में अपन देखेंगे क्या दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अपन खेत की तैयारी। तो जब अपन खेत की तैयारी शुरुआत में करते हैं तो सबसे पहले एक जुताई आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। जब भी किसी फसल के लिए आप खेत की तैयारी या फील्ड की प्रिपरेशन करना शुरू करें तो उस समय आपको एक जुताई क्या करनी है, मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। उससे क्या होगा, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर चली जाएगी। तो मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें आप। उसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर और हैरो के माध्यम से करें। और साथ साथ में आप जितने भी कार्बनिक खाद मिलाना चाहते हैं, जैसे गोबर की खाद हो, चाहे FIM हो, मतलब या वर्मी कंपोस्ट हो, हरी खाद हो, इसको मिलाने का कार्य खेत की तैयारी के समय ही क्या कर लेना चाहिए, पूर्ण कर लेना चाहिए। साथ साथ में आपको जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासिक धारी उर्वरक होते हैं, उनमें फास्फोरस और पोटास जो मतलब उर्वरक होते हैं, इनकी पूरी मात्रा का प्रयोग आपको फसल के अनुरूप खेत में फील्ड की तैयारी के समय ही कर लेना चाहिए। तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग भी खेत की तैयारी के समय ही कर लेना चाहिए। बाकी जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की बचेगी उसका प्रयोग अपन फसल में बाद में करते हैं, चाहे सिंचाई जल के साथ में करो, चाहे और किसी माध्यम से अपन भुरक के करो, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको फील्ड को पहले ही बीज बुआई से पहले ही प्रिपेयर करके या तैयार करके रखना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उन्नत किस्में। देखिए, अगर आप के सारी चीज़ें फिट बैठ जाती हैं, जलवायु भी उस स्थिति की फिट बैठ रही है, उस स्थिति की मृदा भी फिट बैठ रही है और सारी चीज़ें आपको अनुरूप हैं, तो आप अब उस स्थान के लिए उगाने के लिए किस्म का चयन करेंगे। तो आप जिसको पढ़ रहे हो उन्नत किस्में या इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात जहाँ तक आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि वह किस्म जो सामान्य किस्मों की तुलना में 10 से 15% अधिक उपज देती हो, उसे उन्नत किस्म की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब 10 से 15% जो किस्म ज़्यादा उपज दे रही है सामान्य किस्म की तुलना में, उसे उन्नत किस्म के नाम से संबोधित कर रहे हैं। अब अपन उस स्थान के अनुसार, उस जलवायु के अनुसार, उस मृदा के अनुसार एक वैरायटी को क्या कर लेंगे, उसके लिए चयन कर लेंगे। वैरायटी चयन कैसे करेंगे, अगर मृदा हल्की सी लवणीय है तो उसमें लवण रोधी किस्मों का चयन करेंगे। अगर क्षारीय है तो में से क्षार रोधी किस्मों का क्या करेंगे, अपन चुनाव करेंगे दोस्तों। अगर आपको पता है कि अधिक बारिश हो रही है उस स्थान पे, तो अधिक वर्षा सहन करने वाली या अधिक तापमान सहन करने वाली या कीट पतंगों को ज़्यादा सहन करने वाली किस्मों का अपन क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। साथ साथ में अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करेंगे, कम समय में पकने वाली किस्मों का चयन करेंगे। तो वो उस स्थान की जलवायु तथा मृदा के अनुसार अपन किस्मों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, चयन कर लेते हैं। और किस्मों के अंदर भी फिर देखिए, एक अपनी होती है जैसे कि देशी किस्म, एक इसके अलावा संकर किस्म। तो इनके बारे में अपन हर फसल के अंदर अलग अलग दी हुई हैं कि इसकी देशी किस्म यह है और संकर किस्म यह है। वो उस स्थान के अनुसार तथा जलवायु के अनुसार तथा अपना उद्देश्य किस प्रकार का है, उस भाई अधिक फसल उत्पादन लेने का है या कम फसल उत्पादन लेने का है या क्वालिटी अच्छी लेनी है, उसके अनुरूप अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, चयन कर लेते हैं। इसके साथ साथ में जब देसी और संकर किस्मों का चयन कर लेते हैं तो अपन ये भी देख लेते हैं कि इसमें अगेती किस्म कौन सी काम में ले सकते हैं, पछेती किस्म कौन सी काम में ले सकते हैं। मतलब जब एक फसल का आपको पता है दोस्तों कि फसल का एक टाइम समय निश्चित होता है, वो उस ऋतु में बुआई की जाती है, तो उसमें अगर 10-15 दिन उसको आगे पीछे किया जाता है तो उसे अगेती और पछेती किस्मों के नाम से संबोधित किया जाता है। जब अगेती किस्म मतलब पहले पकने के लिए ली जाती है, पछेती किस्म की मतलब बाद में पकने के लिए ली जाती है। तो इस प्रकार अपन अलग अलग वैरायटियों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, चयन कर लेते हैं। और वैरायटियों का चयन करके अपन क्या कर लेते हैं, उसको नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं उसकी बीज दर। तो अपन जब फसल की बीज दर देखते हैं तो उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चयन करते हैं। किस हिसाब से करते हैं, प्रति हेक्टेयर। आपको पता है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर जब बीज की मात्रा केजी या ग्राम में डिसाइड करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में क्या करते हैं अपन डिसाइड करते हैं कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए इतने ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी या 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए इतने केजी बीज की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपको पता है अच्छी प्रकार से कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं।
10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से अपन प्रति किलो बीज की दर क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। और उसमें भी ये देखते हैं अपन, अगर कोई अब शुष्क खेती के लिए अपन काम में ले रहे हैं बीज दर, तो 10 से 15% बीज दर जो डिसाइड बीज दर है उससे क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। ये किसके लिए रखेंगे, शुष्क खेती के लिए। या लवणीय क्षारीय मृदाओं में आप बुआई कर रहे हैं तो उसमें भी 10 से 15% बीज दर क्या रखेंगे, आप अधिक रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक निश्चित बीज दर का क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। जब आपकी बीज दर डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद में अपन करते हैं बीजोपचार। दोस्तों बीजोपचार क्या होता है, बीजों को बुआई से पहले किसी माध्यम से उपचारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बीजोपचार। इस बीजोपचार का अपने भारत में किस प्रकार का क्रम है, अपने भारत में FIR विधि के माध्यम से बीजोपचार किया जाता है। मतलब किसी भी बीज को उपचारित करने से पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। देखो F का मतलब होता है फंजीसाइड, फंजीसाइड का मतलब फफूंदनाशक। तो किसी भी बीज को उपचारित करने से पहले उसको फफूंदनाशक दवा के माध्यम से उपचारित करें, फंजीसाइड के माध्यम से उपचारित करें। उसके बाद में दूसरा क्रम है अपना इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक से उसको क्या करें, आप उपचारित करें। और कीटनाशक के बाद में अगर आपने उपचारित कर लिया तो राइजोबियम कल्चर के माध्यम से उपचारित करें। दोस्तों आपको पता है कि बीजों को उपचारित करने के लिए बीज वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जैसे दलहनी फसलें दे रखी हैं तो उसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे, और जो अदलहनी या खाद्यान्न फसलें दे रखी हैं तो उसको एजेटोबैक्टर या एजेलोस्पाइरलम कल्चर के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, उपचारित करते हैं। तो अलग अलग बीजों का उपचार करने का तरीका अलग अलग है। पहले भी किसी भी बीज को, जैसे मान लो किसी फंजीसाइड के माध्यम से उपचारित कर रहे हैं तो पहले बीज की ढेरी बनाएंगे अपन, उसके ऊपर फंजीसाइड छिड़केंगे और सभी बीजों को अच्छी तरीके से लगा देंगे, छाया में सुखा देंगे। छाया में सुखाने के बाद जैसे ये बीज की ढेरी है, इस बीज की ढेरी को छाया में क्या सुखा देंगे, फंजीसाइड से उपचारित करके। जब बीज थोड़ा सूख जाए तो दूसरे क्रम में आप उसके ऊपर कीटनाशक डालेंगे कि जिस फसल में जो कीट लगने की संभावना होती है उससे रिलेटेड अपन क्या कर देंगे, कीटनाशक डाल देंगे। कीटनाशक के बाद में वापस उसको छाया में सुखा लेंगे। लास्ट जो राइजोबियम कल्चर अपन डालते हैं तो राइजोबियम कल्चर क्या एक पाउडर फॉर्म में होता है, आपको पता है, काला काला सा पाउडर होता है, आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। तो इसके जो पैकेट होते हैं तो इसमें अच्छी तरीके से बीजों के ये राइजोबियम कल्चर लग जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, गुड़ का घोल बनाकर और बीजों के ऊपर ढालते हैं। डालने से क्या बीज चिपचिपे हो जाते हैं और ये पाउडर अच्छी प्रकार से चिपक जाता है। तो इस प्रकार से अपन सभी फसलों का क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। बीजों को अच्छी तरीके से छाया में सुखाकर और फिर इसकी बुआई का कार्य अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो और हर फसल के लिए बीजोपचार बहुत अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीज बुआई का समय। हर फसल को आपका पता है कि एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के अंदर ही अपन बीजों की बुआई करते हैं। जैसा कि अपने भारत देश के अंदर अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, सीजन हैं, उन सीजन्स के अंदर आप बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आप पहली मुख्य रूप से दो रबी की और खरीफ की सीजन, रबी और खरीफ ये दो सीजन हैं। इन सीजनों के बाद में तीसरी सीजन अपनी जायद की सीजन, जिनका बुआई का व कटाई का समय क्या है, निश्चित समय है। जैसे रबी वाली फसलों की अपन क्या कर सकते हैं, अक्टूबर तथा नवंबर माह में क्या करते हैं, बुआई का कार्य संपन्न करते हैं तथा इसके बाद में इनकी कटाई का कार्य मार्च और अप्रैल माह में कंप्लीट कर लेते हैं। इस दौरान का पीरियड क्या कहलाता है, रबी की फसल कहलाता है। मतलब रबी की फसलों का बुआई क्या करते हैं अपन, अक्टूबर नवंबर स्टार्टिंग में कर देते हैं तथा मार्च अप्रैल तक इन फसलों को अच्छी तरीके से काट लेते हैं। तो उस दौरान जो बुआई की फसलें हैं, जैसे गेहूँ हो गया, रबी की फसलों के उदाहरण चना, सरसों, ये क्या है, रबी की फसलें। तो इनकी अक्टूबर नवंबर में अपन बुआई कर लेते हैं तथा मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं। साथ में अगर बात करें खरीफ की, तो जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, मतलब बात हो रही है यहाँ पर जून जुलाई की, जून जुलाई और अगस्त फर्स्ट की बात हो रही है, इसमें इन फसलों की क्या करते हैं अपन, बुआई कर लेते हैं तथा सितंबर अक्टूबर माह में क्या कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं। सितंबर और अक्टूबर माह में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। दोस्तों ये कौन से हुई, खरीफ की सीज़न। अब इस सीज़न के बीच में
जो फरवरी मार्च के अंदर अगर खाली रहता है, फरवरी और मार्च का माह है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, जायद वाली फसलें कहते हैं। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी वगैरह, इनकी जितनी भी बुआई ककूर बेटेसी कुल के सब्जियों की करते हैं, वो कब करते हैं, जायद की फसल में, क्योंकि जायद की फसल के लिए 2 महीने का समय काफ़ी पर्याप्त रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग बीजों की अपन बुआई कर लेते हैं। ये बुआई का समय क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं खरीफ, रबी और जायद की सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीज बुआई की विधि। अलग अलग फसलों को अलग अलग माध्यम के माध्यम से बुआई की जाती है। दोस्तों आपको पता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बीज को सीधा छिड़क के बुआई कर सकते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। जिनकी छिड़क के बुआई कर लेते हैं, मतलब बीजों को सीधा हाथ में लिया और फील्ड में डायरेक्ट छिड़क के बुआई कर देते हैं। दोस्तों कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बीज को ओर के, मतलब बीजों की बुआई हल या मतलब किसी सीड्रिल के या पेटी के माध्यम से की जाती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी खेत में पौध तैयार करके लगाई जाती हैं। तो अलग अलग फसलों की अलग अलग विधियां हैं। जैसा कि अपन हर फसल को जब पढ़ेंगे 1 बाई 1 करके, तो हर फसल के बारे में बताएंगे कि कौन सी फसल की बुआई के लिए कौन सा तरीका सबसे सूटेबल है। तो चाहे ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से करो आप, चाहे आप सीड ड्रिल के माध्यम से उसकी बुआई कर रहे हो, चाहे उस फसल की पहले पौध तैयार करके या प्लांटेशन नर्सरी में पौध तैयार करके लगा रहे हो, तो वो भी क्या है, अच्छी है। विधि की जहाँ तक बात करें तो यही है इनकी विधियाँ कि ब्रॉडकास्टिंग विधि द्वारा कौन सी की तैयार करते हैं तथा पौध तैयार करके कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरकों की जहाँ तक अपन बात करें तो खाद जिनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं तथा पोषक तत्व कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, खाद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी FIM या गोबर की खाद हो गई, इसके साथ में जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, कंपोस्ट हो गई, खली की खाद हो गई। ये क्या होती हैं दोस्तों, खादें होती हैं। इन खादों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, खेत में जब तैयारी करते हैं तभी ही इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और इन खादों के माध्यम से पौधे को पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वगैरह। पौधे को आपको पता है अपना जीवन काल पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व की ज़रूरत रहती है। तो वो सारे कहाँ से मिलते हैं, खादों से मिलते हैं। इन खादों का प्रयोग खेत में जब खेत की तैयारी करते हैं उसी समय कर लेते हैं। बात कर रहे हैं अपन उर्वरकों की। ये ज़्यादातर रसायन कल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इनमें पोषक तत्वों की निश्चित क्या होती है, मात्रा होती है। कार्बनिक पदार्थ कम तथा पोषक तत्वों की मात्रा इनमें क्या होती है, अधिक होती है। इनमें लगभग प्राथमिक पोषक तत्व NPK पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाए जाते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का प्रयोग अपन खेत की तैयारी के समय ही क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं ज़्यादातर फसलों में। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग अपन क्या करते हैं, खेत की तैयारी के समय कर लेते हैं। और आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल बड़ी होने लगती है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। आप फर्टिगेशन के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सिंचाई जल के साथ आप उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार खाद और उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर एक निश्चित मात्रा दे रखी है। जैसे आप अगर खादों का प्रयोग करेंगे तो खाद्यान्न फसलों के अंदर तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनकी मात्रा को क्या है, डिसाइड कर रखा है। तो 10 से 15 टन आप FIM या गोबर की खाद डालोगे, 8 से 10 टन जैसे आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। कंपोस्ट की वही क्या 12 से 13 टन आप प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग मात्राएं आपको क्रॉप के अनुसार डिसाइड की गई हैं, फसल के अनुसार डिसाइड की गई हैं। उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा भी उर्वरकों के माध्यम से, जैसे यूरिया, DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, इनके माध्यम से आपको क्या है, डिसाइड किया गया है। तो वो एक फसल के अनुसार आप फसल के अंदर इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सिंचाई। आपको पता है दोस्तों, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो अपन पौधों को एक सिंचाई के माध्यम से जब पानी देंगे तो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग विधियों के माध्यम से पानी देंगे दोस्तों। जैसे कई फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि धान, तो इसमें बिल्कुल खुला पानी देंगे अपन।
बॉर्डर पट्टी विधि के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, या आप लावन जल विधि के माध्यम से इनका प्रयोग कर सकते हैं। जिन फसलों को पानी की आवश्यकता कम रहती है दोस्तों, उनको ड्रिप विधि या स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी दे सकते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह इनकी फसलें होती हैं तो इनको क्यारी विधि के माध्यम से पानी दे सकते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सिंचाई की क्या है विधियाँ हैं, अलग अलग मात्रा इनकी डिसाइड है। फसलों की जल मांग होती है और उस जल मांग के अनुरूप फसल की सिंचाई की जाती है। जैसा कि सर्वाधिक जल मांग वाली फसल आपको धान और गन्ना, मतलब इसमें इन फसलों के अंदर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हर फसल की जल मांग मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाई है, बताई है। उसी प्रकार से आगे जब अपन फसल के बारे में पढ़ेंगे तो फसल के अनुरूप सबकी जल मांग बताएंगे और कितनी मात्रा में सिंचाई करें और कब सिंचाई करें। हर फसल की सिंचाई एक क्रांतिक निश्चित अवस्था होती है जिसको क्रिटिकल स्टेज के नाम से संबोधित किया जाता है। उस क्रिटिकल स्टेज पे दोस्तों क्या करते हैं अपन, सिंचाई का कार्य पूर्ण करते हैं। अगर क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्था पे फसल की सिंचाई नहीं की जाती है तो उस कंडीशन में फसल का उत्पादन में क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। सीधी सीधी उपज में 20 से 30% की क्या हो जाती है, कमी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतराकृषि या इंटरकल्चर ऑपरेशन। ये एक प्रकार का द्वितीयक भू परिष्करण का प्रकार है इंटरकल्चर ऑपरेशन। जैसे कि आप बोल सकते हैं इनको निराई और गुड़ाई, वीडिंग एंड होविंग। निराई गुड़ाई का कार्य फसलों में जब खरपतवार आ जाते हैं तो उस कार्य तब संपन्न किया जाता है। मतलब फसलों से खरपतवारों को निकालना निराई। गुड़ाई खुरपी या कुदाली के माध्यम से खोदना और ऊपर वाली परत को क्या कराना, भुरभुरी बनाना, मतलब ऊपर हार्ड लेयर बन जाती है उसको। क्योंकि मृदा में वायु संचार अच्छा बनता है, जल संचार अच्छा बनता है, जल धारण करने की कैपेसिटी क्या है, अच्छी विकसित हो जाती है। तो अपन ये इंटरकल्चर ऑपरेशन या निराई गुड़ाई का कार्य संपन्न करते हैं। ज़्यादातर निराई गुड़ाई का कार्य फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद में या 30 से 35 दिन बाद में संपन्न किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। आपको पता है जब फसल अपन लगाते हैं तो फसल लगाने के बाद में उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप होता है, मतलब इंसेक्ट का प्रकोप होता है, साथ साथ में बीमारियों का प्रकोप होता है। बीमारियों को फैलाने का काम किसी पैथोजन की सहायता से किया जाता है। तो अपन ये अध्ययन करेंगे कि कौन सा कीट कौन सी फसल में लगता है और इस कीट को कौन से कीटनाशक के माध्यम से या उसका जैविक भौतिक रासायनिक उपचारक क्या हो सकता है और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। बीमारियों में भी यही है, बीमारियों के माध्यम से, मतलब बीमारियों में कौन से पैथोजेंस के माध्यम से बीमारियां फैल रही हैं और इनका कंट्रोल क्या है, ये सारी क्रियाएं अपन इस पादप संरक्षण के अंतर्गत करते हैं। कीटों की रोकथाम कैसे की जाती है वो सारी चीज़ें इसमें करते हैं अपन। बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाती है वो सारा चीज़ें इसमें अपन अप्लाई करते हैं। और साथ साथ में कटाई एवं मंडाई की अपन बात करते हैं। तो हर फसल की क्या है, एक कटाई की निश्चित अवस्था है। वो फसल अपना एक इंडिकेटर छोड़ती है कि इस अवस्था पे मुझे मतलब हार्वेस्ट कर लिया जाए। आपको पता है जैसे कि गेहूं की फसल की कटाई से पूर्व वो हरी अवस्था में रहती है और बाद में जब कटाई की अवस्था आती है दोस्तों तो उस कंडीशन में क्या होता है, गेहूं की फसल थोड़ी ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाती है। तो उस टाइम आपको फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई कंबाइन के माध्यम से कर रहे हो, आप हाथ के माध्यम से कर रहे हो, थ्रेसिंग कर रहे हो, किस माध्यम से कर रहे हो, साथ साथ में दाने व चारे को अलग अलग कैसे की जाती है, ये मंडाई के कार्य के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपन ऐसे ही करते करते 1 बाय 1 क्रॉप आप पढ़ते जाएंगे कि कौन सी फसल की बॉटनी क्या है, किस प्रकार से इसकी वैज्ञानिक खेती की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस में से आते हैं और बड़े क्वेश्चन में इनको देके पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट देके पूछा जाता है कि गेहूं की खेती का निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए और उसमें दे दिया खेत की तैयारी, उन्नत किस्में दे दिया, कटाई मंडाई कब करते हैं, खाद उर्वरक कब करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है और इस टॉपिक को बड़े आनंद के साथ अपन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली फसल है अपनी कौन सी, धान। उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे।